क्रिकेट यारी और क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर की फैमिलीज वी आर बैक अपने पूरे डिस्कशन के लिए। और आज हम लोग 10 के 10 टीम को एक एक करके डिस्कस करेंगे, अपने फेवरेट्स मोमेंट शेयर करेंगे इस वीक के आईपीएल का। एंड लेट्स सी कि कहां तक ये और डिस्कशन होता है। सिट बैक एंड एंजॉय बिकॉज वी विल गो इन आवर पॉकेट। सो लेट्स बिगिन। कल का मैच वाइज तो नहीं जा रहा है, लेकिन कल जो मैच हमने देखा उसका थोड़ा सा हिंट तो देना ही है, क्योंकि जो मैच हुआ हमने यंग यंग गन्स यंगस्टर्स का पावर देखा कि किस तरह से यंगस्टर्स अब छाए हुए हैं पूरा। इस ये आईपीएल सिर्फ यंगस्टर्स के ऊपर ही बन चुका है, ऐसा अभी फील आ रहा। और उसमें वो यंगस्टर में आप विराट कोहली को ऐड कर दीजिए, बस ये 5 प्लेयर पे है, यंगस्टर्स या फिर विराट कोहली, यही इस बार आईपीएल में चल रहा है। और कल का मैच, अगर हम लोग मैच तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कल का जरूरी है। कल किस तरह का मैच वैसे जाता, आपने मैच देखा किस तरह से पंजाब क्लोज आया है, पंजाब का लीड में था, फिर नीतीश राणा का बैकफायर, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन। कल मैच के बारे में बताइए एंड लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ द टीम्स। कल कल आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे इस आईपीएल का रहा है स्टोरी, वो सिमिलर स्टोरी कल भी था कि यंगस्टर का ही आईपीएल अभी तक रहा है और विराट कोहली। तो कल यंगस्टर्स का ही दिन था। नीतीश रेड्डी पहले बैट से, फिर फील्ड में एक अच्छा कैच लिया, फिर एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया। तो नीतीश रेड्डी ने अपना दिखाया। और सबसे मुझे अच्छा चीज लगा जो मतलब इंडियन टीम लैक करती आई है रिसेंट टाइम्स में, कि जब भी प्रेशर पड़ता है, जब आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। पर नीतीश रेड्डी ने कल एक अलग रूप दिखाया है कि विकेट गिरते रहेंगे फिर भी मैं अटैक करूंगा। मानता हूं कि वो टीम मैनेजमेंट अलग है। पैट कमिंस वहां पे कैप्टन है तो शायद उनका इंडिकेशन होगा। तो यहाँ से मतलब नहीं बोलते कि यू शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ द बुक। इंडियन टीम को भी देखना चाहिए उस पे कि अगर विकेट्स भी गिर रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैच नहीं है, आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे। तो उसके लिए आपको या तो मारते जाना है। अगर आप उस प्रोसेस में आउट हो जाते हो तो कैप्टन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उससे, जो रोहित शर्मा ने भी कहा है पहले। बात तो आपका सही है। नीतीश रेड्डी का आप अगर इनिंग्स प्रोग्रेशन देखें तो पहले 18 गेंद में सिर्फ 14 रन पे थे, ये था उनका इनिंग्स प्रोग्रेशन। उसके बाद से जो उन्होंने मारना स्टार्ट किया, स्पेशली राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद, 5वां विकेट उनका वहां पे गिरा, तो सनराइजर्स हैदराबाद एकदम फंस गए थे मैच में। मैच कहीं बढ़ ही नहीं रहा था उनकी तरफ से, लेकिन वहां पे नीतीश रेड्डी का बॉलर को टेक ऑन करना, स्पेशली वहां पे हरप्रीत ब्रार को टेक ऑन करना वहां, तो क्योंकि हरप्रीत ब्रार पहले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं पंजाब के लिए, तो उनपे वहां प्रेशर डालना, जिसके बाद बॉलर्स के बाद कोई कोई क्वेश्चन नहीं था, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पहले 10 ओवर में 66, उसका नेक्स्ट 10 ओवर में 116 रन, कंप्लीटली एसआरएच डोमिनेटेड वहां से। उसके बाद नीतीश रेड्डी वहां पे, फिर क्लासन भी जल्दी आउट हो गई। सोचिए 6 बड़े बैट्समैन उनके आउट हो गए, नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद के कारण उनका बस ये स्कोर पहुंच पाया 182 का। इस तरह का फायर पावर अभी सनराइजर्स हैदराबाद पोजेस कर रही है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग पे अगर हम लोग डिस्कस कर लें, कि बॉलिंग अभी भी लास्ट का जो ओवर्स है वहां पे फंसती हुई दिख रही है, कि कल पंजाब को उन्होंने 66 पे फिर रोक दिया था, लेकिन तब भी वो 180 तक चल गए। वो भी लास्ट 4.3 में 70 के आसपास चाहिए था, तो 66 खा भी गए थे। तो कल मैच तो लगभग हरा ही दिया था बॉलिंग ने। और उनका फील्डिंग का क्या ही तारीफ किया जाए, लास्ट ओवर उनका हाईलाइट फील्डिंग का बता दिया कि 3 कैच छोड़ना, वो तो अलग ही लेवल का अभी सनराइजर्स हैदराबाद फील्डिंग कर रही है। कल कल का यही दो चीज है जो सनराइजर्स को बहुत ज्यादा पीछे कर रही है। और सनराइजर्स के हैदराबाद की तरफ से और क्या आपको हाईलाइट लगा अभी तक ये मैचेस में? सनराइज हैदराबाद का मुझे वो अप्रोच सही लगा कि मतलब शुरू में बॉल हिल रहा था बहुत। श्रीदीप का भी बॉल अंदर बाहर दोनों स्विंग हो रही थी। फिर भी ट्रेविस हेड ने एक मतलब एटीट्यूड लिया कि वो मारने को जाएंगे। अभिषेक शर्मा थोड़े बॉल को लीव कर रहे थे, पर उन्होंने भी अटैक का ही माइंडसेट था और उसी में आउट हुए। तो मुझे लगा कि वो ठीक है, मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट वही डिमांड करता है, क्योंकि अगर आप बॉल हिल भी रहा है तो आप ज्यादा बॉल को छोड़ नहीं सकते आजकल के जमाने में, क्योंकि स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल का माइंडसेट हो गया, कोई भी टारगेट से कोई डरता नहीं है। उनको लगता है कोई भी चीज चेजेबल है। और कल आपने देखा कि जिस तरीके से आशुतोष शर्मा और शशांक शशांक सिंह सिंह ने दोबारा से वही चीज ऑलमोस्ट कर दिया जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था। तो अब वो यकीन उनको आने लग गया है कि इस तरीके की चीज वो बार बार कर सकते हैं। तो ये चीज वर्ल्ड क्रिकेट में भी ये मैसेज जाएगा कि अब कोई भी जो टारगेट है वो मतलब सेफ नहीं है। तो उसके लिए आपको, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको फियरलेस होना ही पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपके दूसरे प्लेयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पास उतनी अच्छी डेप्थ नहीं है। ये सब एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, या तो ये मैच ड्रॉ, या तो यह मैच जीता जाएगा या तो हारा जाएगा, ड्रॉ का ऑप्शन नहीं होता। तो आपको फियरलेस खेलना ही पड़ेगा। तो वही चीज अच्छा लगा मुझे माइंड से।
ये तो आपने बात तो सही बताया, और प्लस अब टीमें इम्पैक्ट प्लेयर का रूल का भी बहुत अच्छी तरह से यूज करने लगी हैं। जैसे पिछले सीजन में उनको कंफ्यूजन था कि किस तरह से यूज किया जाए, लेकिन अभी आप अगर देखोगे पहले बैटिंग भी कर रहे हैं तो एक बैट्समैन शॉट ही लेके खेलते हैं कि अगर बाद में कहीं फंस गया तो बैट्समैन को हम एंट्री करवा सकते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा बॉलर मेरे पास है ही, लास्ट के लिए हम यूज किया जा सकता है। तो इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि किस तरह से दूसरे टीम से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से वो एडवांटेज अपने तरफ लिया जाए। और उसी का कल हमने फिर से डेमो देखा सनराइजर्स की तरफ से, जिसमें राहुल त्रिपाठी का इंट्रोडक्शन, नहीं तो अगर विकेट ज्यादा नहीं गिरता तो मयंक मार्कंडे या वॉशिंगटन सुंदर उनके तरफ से हम बॉलिंग करते हुए देखते, लेकिन उसके बावजूद इनके पास 6 बॉलर थे जिसमें नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद बॉलिंग थे। तो उनका इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अच्छा चल रहा है। अगर सनराइजर्स के हैदराबाद के हिसाब से पूरी तरह से बात किया जाए तो अभी तक उनके सिर्फ टॉप प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कल उनके यंग गन्स ने भी फायर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले ट्राविस हेड और हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा पे टीम डिपेंडेंट थी, लेकिन अब उन्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नीचे भी उनके जाने के बावजूद अभी नीचे टीम आगे बढ़ सकती है उनके लिए। लेकिन अभी भी मेजर कंसर्न यही है कि उनका बॉलिंग और फील्डिंग काम अभी तक नहीं कर रहा है, एंड सिर्फ एक ही बॉलर काम कर रहा है जो कि है उनका पैट कमिंस द कैप्टन, क्योंकि पैट कमिंस जो कलकत्ता में थे उसके बाद के पैट कमिंस जो अभी हमें सनराइजर्स हैदराबाद में दिख रहे हैं वो एकदम अलग दिख रहे हैं। लगता है जैसे कैप्टेंसी का उन्हें अलग ही बुखार आ जाता है, कैप्टेंसी आता है तो उसके बाद वो अलग ही जोन में चल जाता है, क्योंकि T20 में हम लोग पैट कमिंस उतना बड़े बॉलर नहीं समझते, राइट? लेकिन तब भी कल इस पूरे सीजन में उनका कद दुगना चौगना होते जा रहा है। खास अभी क्या वर्ल्ड कप ईयर भी है तो ही इज प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट T20 क्रिकेट में, जो भी आप बोल सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को यहीं रोकते हैं, अब आगे चला जाए पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने इस हफ्ते हमें 2 थ्रिलर्स दिए हैं, जिसमें एक उन्होंने जीत लिया, एक कल 2 रन से सिर्फ हार गए, और उसका पूरा श्रेय सिर्फ 2 बैट्समैन को जाता है, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह। क्या बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। कल भी दोनों मैचेस में सिचुएशन ऐसा था कि 4.3 में ही चेज करना था, बाकी 4.3 जब ओवर बचा था तब दोनों प्लेयर साथ आए थे, और वहां से जो उन्होंने अटैक लिया बॉलर्स को सीधा बर्बाद कर दिया। इससे इस शब्द के अलावा और मुझे कुछ दिमाग ही भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बॉलर्स को उन्होंने टेक ऑन किया, आशुतोष शर्मा कल फिर से 15 बॉल 33, उससे पहले शशांक सिंह ने 25 बॉल 46 कल मारा, उससे पहले तो दोनों ने मैच ही जीता दिया। तो क्या पंजाब इन दोनों को बहुत नीचे भेज रही है, जिसके कारण उन्हें और ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा वो इम्पैक्ट करने का, या क्या स्ट्रैटेजी पंजाब किंग्स लैक कर रही है जो कल वो कवर अप नहीं कर पाई और पहले भी फंस चुकी थी मैच देखिए, इसमें आप कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि उनको नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि उनका जो नंबर है और जिसमें भेजा जा सकता है वहीं पर भेज रहे हैं। ये तो आपको फिर क्रिटिसाइज करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर, कि वो टॉप ऑर्डर उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े नाम है, शिखर धवन है, बेयरस्टो है, इवन प्रभ सिमरन सिंह से भी आप उम्मीद करते हो कि रन बनाएंगे। इवन जितेश शर्मा जो कंटेंडर थे इस आईपीएल शुरू होने से पहले इंडियन टीम के लिए, उनका भी वो परफॉर्मेंसेस नहीं आया जो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी टीम। और फिर अगर आप बोलते हैं शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा को, तो ये तो एक तरह से हमारे लिए बोनस है, क्योंकि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की इनिंग्स वो खेलेंगे। मानता हूं मैं, कल मुझे पता चला कि वो शायद सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में 11 बॉल में या 12 बॉल में 50 बनाया उन्होंने, आशुतोष शर्मा ने। आशुतोष तो शर्मा। मुझे भी वो कल पता चला वो बात, तो मुझे भी लगा कि मैं तो ये पहले से नहीं जानता था, पर एक शॉट मैंने उनका देखा जो बैकफुट से पॉइंट के ऊपर से कमिंस को एक चौका मारा। हम्म। वो बताता है शेयर पावर उनका, कि वो एकदम वेट पीछे है और वहां से पॉइंट पर चौका मारना, वो शेयर पावर से ही आप मार सकते हो। जैसे हम विराट कोहली की बात करते हो, हारिस श्रॉफ को जो सीधा छक्का मारा था, वो पूरा वेट पीछे भी नहीं गया और छक्का मार दिया आगे से। सिमिलर शॉट ये भी था पॉइंट के ऊपर से। तो ये ताकत बताता है वो आजकल के प्लेयर्स का, डर नहीं है। और आप जिस तरीके से बैटिंग देखा, हाँ आप बोल सकते हो कि शायद शशांक सिंह को आप ऊपर खिला सकते हो, लेकिन फिर वही डाउट है मेरा, वही क्वेश्चन होगा सबका कि किसके जगह पे फिर। ये अभी आपने बात तो सही बोला, लेकिन मे बी सैम करन को नीचे रख के 8वां नंबर और एक एक पोजीशन ऊपर, ये थॉट प्रोसेस आ सकता है। लेकिन सैम करन, ये भी उनका थॉट प्रोसेस पंजाब की तरफ से ठीक है, सैम करन सिंगल डबल ज्यादा अच्छे से खेल सकते हैं, मे बी हिटिंग पावर उतना ज्यादा ना हो सैम करन के पास, तो हाँ। जिसके कारण फंस रहे हो। लेकिन अभी पंजाब की तरफ से कंसर्न उनका एक प्लेयर सबसे ज्यादा है, बेस्टो, क्योंकि बेस्टो अगर फॉर्म में नहीं रहते हैं तो उनका सीक्वेंस सीधा चल जाता है। टेस्ट मैच से अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि एक आध मैच चले होंगे 40 के आसपास, उसके अलावा बेस्टो का फॉर्म में ना रहना बहुत ज्यादा पंजाब
किंग्स को खल रहा है। मे बी राइलू रूसो का बारी आ जाए, उनको रेस्ट देके सिमरन ऊपर चले और राइलू रूसो फोर्थ पोजीशन पे आ जाए। ये सोच आ सकता है पंजाब की तरफ मतलब से। आप ये बोल रहे शिखर धवन ड्रॉप नहीं होगी? नहीं नहीं, शिखर धवन कैसे ड्रॉप होंगे, कैप्टन है, प्लस वो उनका, हमें शिखर धवन का हमें पता है कि वो 140 आपको स्ट्राइक रेट दिखेगा और कंसिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो क्योंकि कंसिस्टेंट है भी, 2 मैच पिछला नहीं चला, लेकिन उससे पहले से वो नहीं, स्कोर मैं कर रहे हैं। पंजाब पंजाब का मैनेजमेंट है इसलिए पूछा आपसे। नहीं नहीं, पंजाब किंग्स अब अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हमें इस साल स्पेशली पंजाब में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। आप, ये शॉकिंग का बात है। सिर्फ एक चेंज हमें देखने को मिला कि राहुल चहर बाहर गए हैं, उसके बदले कंसिस्टेंट। आशुतोष शर्मा है। उसके अलावा हमें कोई चेंजेस ज्यादा देखने को मिले। लियम लिविंगस्टन इंजर्ड हुए हैं, तब आए हैं आपका सिकंदर रजा। नहीं तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है ये कंसिस्टेंसी से खेल रही। इससे पहले हमें सिर्फ इनके, जब 2014 में फाइनल तक पहुंची थी, तो उस समय इस तरह कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा था। तो ये अच्छी खबर है पंजाब के लिए। होप ये कंटिन्यू करें, तभी जाके वहां पे रिजल्ट आएगा। अगर उनके बॉलर्स की तरफ से बात कर लिया तो अर्शदीप सिंह इससे पहले मैचेस में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन कल 4 विकेट लेना, क्या उन्होंने अपना बोर्डिंग पास ले चुके हैं अपने वर्ल्ड कप के लिए। उनका मिल चुका है आधा टिकट उनके पास, कि अभी भी हमें डाउट है चाहिए। देखिए, आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन बहुत कम है। अगर कोई भी परफॉर्म करेगा तो बोर्डिंग पास मतलब ऑलमोस्ट उनको मिल ही जाएगा। और आशुदीप सिंह ऐसा भी नहीं है कुछ नया नाम है, वो पहले से भी कंटेंडर थे। और वो मतलब अपना रेकनिंग को बढ़ाएंगे ही। जिस तरीके का स्पेल डाला था उन्होंने, अच्छा स्पेल डाला, तो एक दो मैचेस और आपको देखने पड़ेंगे। और मयंक यादव का नाम चल रहा था, और मयंक यादव को साइड स्ट्रेन आ गया है, तो फास्ट बॉलर को साइड स्ट्रेन तो पता नहीं कब तक ठीक होंगे नहीं होंगे। और कल एक और चीज मुझे सुनने में आया, मैं वो चाहूंगा व्यूअर्स को भी बताना, कि ऋषभ पंत मतलब ऑलमोस्ट रिपोर्टेड हो गया है कि 99% ऑलमोस्ट श्योर है कि ऋषभ पंत आपको T20 स्क्वाड में दिखेंगे। तो ये हर जगह पे क्रिकबज ने भी कहीं छापा है या फिर और जगह पे मैंने पढ़ा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। ऋषभ पंत से वो काफी इंप्रेस्ड है सेलेक्टर्स, और उनके फिटनेस से भी। और मोस्ट लाइकली, और विराट कोहली के बारे में कहा गया है कि मतलब कभी डाउट था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से मैसेज आया था, विराट कोहली तो वॉक इन करते हैं। ये दो चीजें मुझे अपडेट मिली थी, तो मैं चाहता था कि बताऊं व्यूअर्स को। तो चलिए, ऋषभ पंत का बात कर ही रहे हैं तो दिल्ली के बारे में बात कर लिया जाए आगे। ये दिल्ली का किस तरह से अभी कैंपेन हमें दिख रहा है। दिल्ली पिछले मैच में जो मुंबई के साथ था, 234 रन उन्होंने बॉलिंग में खाया, और उनका सबसे बड़ा कल्प्रिट आंद्रे नोकिया। एक ओवर जो उन्होंने इन्हें हार्दिक पांड्या को छकाया था, 3 डॉट उसके बाद विकेट, लेकिन उसके अलावा नोकिया इस साल के सबसे महंगे बॉलर हैं पूरे, सब टीमों को आप मिला ले तो क्या उनका पेस ही उनके खिलाफ जा रहा है। प्लस क्या ऋषभ पंत, वो मैच में मेरे लिए सबसे शॉकिंग था ऋषभ पंत का इतना नीचे आना, 5वें नंबर पे आना, 5वें 6ठे नंबर पे आना, स्ट्रिक्सन स्टब्स के बाद भी ऊपर अभिषेक पोरेल को भेज देना। तो क्या वहां पे बैकफायर कर गया उनका ये स्ट्रैटेजी दिल्ली का, जो उन्हें 234, क्योंकि लगभग वो चेज कर भी देते जिस तरह से ट्रिस्टन स्टब्स ने खेला, फिर ऊपर पृथ्वी शॉ ने 66 रन बनाया, तो उनका दोनों का कॉम्बिनेशन ने 202 सिर्फ 20 रन से हारी, राइट, अगर हम करेक्ट है तो उनके ये कॉम्बिनेशन क्या ऋषभ पंत का वहां बैकफायर पे जाना, फिर लास्ट ओवर में नोकिया का 32 रन खा जाना, 32-34 रन। सो दिल्ली किस पोजीशन में आपको अभी दिख रही है इस वर्ल्ड कप, इस आईपीएल में। देखिए, दिल्ली पैचेस में अच्छे क्रिकेट खेले हैं दिल्ली ने, पर ऐसा नहीं है कि दिल्ली आउटस्टैंडिंग रही। पैचेस में ब्रिलियंट क्रिकेट खेला। पिछले मैच में भी उनके पास मौका था लास्ट ओवर में, जैसे आपने बताया। लास्ट ओवर में वो मैच उन्होंने 32 रन खा के थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा मुंबई की तरफ मोड़ दिया। वो तो पृथ्वी शॉ का ब्रिलियंट इनिंग्स आ गया, और फिर क्रिस्टन स्टब्स अलग लेवल पर ही अभी खेल रहे हैं हिटिंग में। उन्होंने शायद अभी 300 रन भी बनाया कहीं पर, मैं सुन रहा था। तो वो अलग ही फॉर्म में है। तो आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा, ऋषभ पंत को ऊपर आना चाहिए था। नंबर 5 ऋषभ पंत, स्पेशली अभी के टाइम पे ऋषभ पंत को नहीं खेलना चाहिए उतना नीचे, क्योंकि अभी नए नए आए हैं, उनको शायद थोड़े बॉल्स चाहिए होंगे इनिशियली। तो शायद ऊपर ही खेलना चाहिए। और अभिषेक पोरेल को ऊपर भेजना मुझे कतई मतलब मैं आज भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या थॉट प्रोसेस रहा हो। तो आपने जितने भी पॉइंट्स कहा, आपने बिल्कुल ही सही कहा कि वो बैकफायर किया। और लास्ट ओवर में रोमियो रियो शेपर्ड ने जो पारी खेली, वहां से दिल्ली को दिक्कत आया। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, पॉइंट्स टेबल में आई थिंक दिल्ली को बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी आपके पास चाहे रिचर्डसन को आपने पिछले मैच में लाया, वो भी फिट नहीं है। मार्च भी फिट नहीं है, और ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो दिल्ली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फिर पॉइंट्स टेबल में आप देखो तो दिल्ली और आरसीबी ऐसी टीमें लग रही है जो अब डिरेल हो गई है पूरा कैंपेन में, क्योंकि दोनों का 5 मैच में एक जीत है। वही मुंबई को हम लोग डिरेल समझ रहे थे, लेकिन उनका 4 में एक जीत है।
आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा दिल्ली और आरसीबी पीछे हो गए हैं। लेकिन लेकिन एक जीत और बहुत कुछ बदल सकता है। आप मानिए मुंबई और आरसीबी के मैच में अगर आरसीबी जीत जाती है तो फिर मुंबई भी नीचे चली जाएगी, और दिल्ली अपना अगला मैच जीत जाती है, गुजरात अगर हार जाती है तो फिर ये गुजरात, मुंबई, आरसीबी, दिल्ली ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में हो जाएंगी नीचे की चार टीमें। आईपीएल अभी तो बहुत ज्यादा ओपन है, लेकिन खासकर आरसीबी और दिल्ली के लिए इसलिए बोला जा सकता है कि उनका बॉलिंग मुश्किल है, लाइनअप तो बहुत ज्यादा ही बहुत ही कमजोर खराब। दिख रहा है, बहुत ज्यादा ही ड्रिल दिख रहा है। क्योंकि खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो उनका कुलदीप यादव भी इंजर्ड है, अभी मुकेश कुमार जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी चेन्नई के खिलाफ वो भी इंजर्ड होकर बाहर हो सही चुके हैं। बोला। पूरा फंस चुका है दिल्ली का बॉलिंग लाइनअप, और अब क्या होगा इसका आगे, अब वो तो आगे आने वाले हफ्ता में ही पता चलेगा। आरसीबी और कोहली का इतना बात करें तो अब उनका टीम पे चलते हैं। आरसीबी के लिए कोहली वन मैन आर्मी की तरह खेल रहे हैं, जिन्होंने रन भी बनाया है और कैचेस में तो जा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है स्लो खेलने के लिए। पता नहीं क्या सोचते हैं लोग, वो तो अब उनका थॉट प्रोसेस है। लेकिन आगे देखा जाए तो अभी बॉलिंग में टॉपली का आना, उनका स्टार्ट में तो वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा क्लूलेस बॉलिंग आप बोल सकते हैं आरसीबी की तरफ से, या कोई और शब्द आपके दिमाग में आ रहा है? आरसीबी बैटिंग लाइनअप में तो एक बैट्समैन पे चल रही है और नीचे बॉलिंग लाइनअप में तो कोई है ही नहीं। आपने बिल्कुल ही सही सब शब्द का इस्तेमाल किया, टूथलेस। उसके पास है ही नहीं कुछ। मतलब लिटरली आप देखें तो आपको विकेट टेकर कोई दिख ही नहीं रहा है। एक आपको सिराज से उम्मीद थी, सिराज का भी ऑफ सीजन जा रहा है। टॉपले से उम्मीद है, टॉपले भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप एक बॉलर से आप मैचेस और टूर्नामेंट जीतना नहीं सोच सकते। और इवन बैटिंग में भी अगर आपका एक ही बैट्समैन चल रहा हो, अकेले दम पर ले जा रहा हो, और लोग जो उनकी स्ट्राइक रेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या थॉट प्रोसेस है उनका, और शायद कहीं कहीं पर वो मतलब वैलिड भी है। पर उनको ये भी समझना चाहिए, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली को, उनको ये भी समझना चाहिए कि उनको, विराट कोहली को पहले से पता है कि उनकी बैटिंग शायद अभी डिलीवर नहीं कर रही है, अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो शायद उनको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना पड़ रहा है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप इस तरीके के एक्सक्यूजेस आजकल के जमाने में नहीं दे सकते। आपको अपना ऑल गन सिलेंडर आपको जाना ही पड़ेगा, बैंग बैंग बैंग, मतलब ऑल गन्स फायरिंग फ्रॉम बॉल वन आपको जाना ही पड़ेगा। विराट कोहली की मैं मजबूरी समझ रहा हूँ, पर आजकल के जमाने में आप जो पिछले मैच में हुआ, आई थिंक मुझे बोलते हुए थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने वो चीज को देखा कि 19th ओवर में जब विराट कोहली 100 के पास थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100 के लिए खेल रहे थे, पर थोड़ा फास्ट वो वहां पर हो सकते थे, और शायद उसके बाद भी आपकी टीम हारती। पर मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फैन है विराट कोहली के, बहुत लोग फैन है, पर उनके जो क्रिटिक्स है ना, वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाते हैं, और उसके बाद उनका जो डिबेट है वो बहुत ही लाइबल हो जाता है। उनके पास लॉजिक भी रहता है, और उनके लॉजिक को आप डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस इन फेजेस को दिखाते हैं। और इतने बड़े प्लेयर है विराट कोहली, वो माइक्रोस्कोप पे रहेंगे ही रहेंगे, वो छोटी भी गलतियां करेंगे, लोग उसको पिकअप करेंगे ही करेंगे। ये तो विराट कोहली का स्टैचर है जो आरसीबी और इनको इतना बड़ा बना देता है कि एक एक छोटे छोटे चीज पे हम लोग कमेंट करने लगते हैं। बट प्लेयर है, अब उनका जिस तरह से खेलने का तरीका है, प्लस टीम को बेनिफिट अगर मिल रहा है, टीम जीत रही है तो सब तारीफ करेंगे, अगर टीम नहीं जीत रही है तो उन पे बिल्कुल, क्रिटिसिज्म तो बनता ही है, वो हर बिल्कुल। तरफ से आएगा। तो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप तो हमने डिस्कस किया, फास्ट बॉलिंग स्पिनर भी उनके तरफ से तो कुछ है नहीं। करण शर्मा भी मैच क्यों नहीं खिलाया जा रहा, मे बी इंजर्ड हो, क्योंकि मयंक डागर और हिमांशु शर्मा कॉम्बिनेशन भी अजीब सा है। फिर नीचे खासकर उनके बड़े प्लेयर जो उन्हें 17.5 करोड़ में ट्रेड किया गया था, कैमरन ग्रीन और उनके ग्लेन मैक्सवेल, उनका फायर ना होना बहुत ज्यादा बैकफायर कर रहा है। क्या आरसीबी इस तरह से सोच सकते है टॉपली को ड्रॉप करके विल जैक्स को खिलाया जाए? लेकिन वहां पे फिर यही है कि टॉपली ही एक ऐसे लग रहे हैं जो विकेट लेंगे, तो फिर वहां और परेशानी में ना फंस जाए आरसीबी। कोई सोल्यूशन इसका आपको दिख रहा है कि आरसीबी ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो एकदम डेड सॉल्यूशन एंड। आपके पास बहुत ही कम सॉल्यूशंस है आपके पास, ऑप्शंस आपके पास बहुत कम है। आप बिल जैक्स को खिलाएंगे, फिर आपको एक बॉलर जो आपको दिख रहा है कि कुछ कर सकता है, वो बाहर हो जाएगा। गैम्बल लेना पड़ेगा। आई थिंक आरसीबी को बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, और आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल मैचेस आने वाले हैं। मुंबई के साथ मैच है, मुंबई में वानखेड़े में मुंबई को हराना, आपको मतलब लिटरली आपको शायद टॉसेस जीतने पड़ेंगे। मुझे यही सॉल्यूशन लग रहा है, आपको टॉस जीत के चेस करना पड़ेगा, और विराट कोहली को मतलब अभी नेक्स्ट लेवल पर है, इससे भी एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपका कुछ हो सकता अब क्या होगा आरसीबी का वो तो वक्त ही बताएगा। अब मुंबई हमने बात स्टार्ट कर ही दिया तो मुंबई पे ही
चला जाए, क्योंकि ये हफ्ता मुंबई का हफ्ता कहा जा रहा है ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी, क्योंकि 3 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे मुंबई के। पहले हमारा एक हो चुका है दिल्ली के साथ, जो मुंबई ने जीता, अपना पहला जीत अर्जित किया इस पूरे सीरीज में। अब आगे आरसीबी और चेन्नई तो है, तो वो भी मुंबई में है। वो मैचेस तो अभी क्या होगा वो तो आगे नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे। लेकिन मुंबई का लास्ट मैच, सब प्लेयर अभी फिर से फोकस एक ही प्लेयर पे आएगा। सब सब चला, सबने अटैक किया, लेकिन हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं भाई आप। मतलब वो क्रिटिसिज्म, कैप्टेंसी का क्रिटिसिज्म, पूरा क्राउड का क्रिटिसिज्म, आपने प्रार्थना करके भी आया तो टीम तो जीत पे निकल गई, लेकिन आपका परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस कहाँ, ऐसा लगा वो स्टक है, समझ ही में नहीं आ रहा उनको क्या किया जाए, कैसे चला जाए। क्या इस तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा तो वर्ल्ड कप में आप देखोगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो आपका ऑलराउंडर फॉर्म में चला जा सकता है, उनको ले ही जाना होगा, क्योंकि इंडिया डजंट हैव वो हाँ ऑप्शन और वो लिबर्टी। क्या बोलेंगे आप हार्दिक पांड्या? हाँ, हार्दिक पांड्या को आपको खिलाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या मतलब बहुत बड़े प्लेयर हैं। T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंसेस आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। लास्ट आपके T20 वर्ल्ड कप्स में जब वो फिट नहीं थे, एक बार एज अ बैट्समैन गए और दूसरे बार अवेलेबल नहीं थे, तो आपको उनकी कमी बहुत महसूस हुई। तो हार्दिक पांड्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको फॉर्म में आना ही होगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑलराउंड ऑप्शन भी नहीं है। जो है आप शायद इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते आप उसको बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अब सबकी टीमों के पास ऑप्शन रहता है। वो बॉलिंग के टाइम पे एक बॉलर ले आते हैं, बैटिंग के टाइम पे एक बैट्समैन ले आते हैं, दोनों में से एक कुछ भी कर लेते हैं। तो वो जो थोड़े मतलब क्या बोलूं, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है, वो ऑलराउंडर नहीं बन पा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या आपके पास ऑप्शन है। कल नीतीश रेड्डी आपको एक ऑप्शन दिखा, पर वो अभी बहुत दूर की बात है। तो हार्दिक पांड्या को परफॉर्म करना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट्स उनके पास पूरी कैपेबिलिटी है, वो कभी भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को क्या कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये इंडियन टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या का डिसपॉइंटिंग परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू होते जा रहा है ना, 32-38 इस तरह का स्कोर शायद उन्होंने पिछले मैच में बनाया। वहीं ऊपर से देखा जाए तो ऊपर में उनके टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा का इतना बेहतरीन फॉर्म में वापस आना, T20 से पहले T20 में खेलना इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। बस वो कैप्टेंसी के प्रेशर में फिर से ना आ जाए, जो कि हमें देखने को मिल रहा था पहले। लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखा दिया कि कैप्टेंसी में वो खेल रहे हैं, तो उस सेम माइंडसेट से जो जितना स्कोर हो वो 50 में बना रहे थे, जितना कम टाइम में, उससे और कम टाइम में उतना ही स्कोर बना ले, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद तो रहेगा ही। अगर उनका ब्रेकआउट पिछले मैच का देखा जाए तो रोमारियो शेफर्ड ही है और टिम डेविड, उनके कारण वो स्कोर तक पहुंचने में मुंबई इंडियंस कामयाब हो पाई। और वहीं बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग अभी भी कंसर्न दिख रही है, क्योंकि आकाश मदवाल एक मैच में है, दूसरे मैच में एकदम फ्लॉप। लेकिन द बिग गन बुमराह, बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हर मैच वो अकेले कंधे पे मुंबई को कैरी किए जा रहे हैं, और ही इज डिलीवरिंग द बेस्ट। बस ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए बुमराह के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जाके उन्हें ही अपने कंधे पे सब भार उठाना है। तो आप क्या बताएंगे बुमराह और रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि दे आर द बेस्ट प्लेयर्स अभी मुंबई के तरफ से, और अभी उनके लिए इंडियन टीम और वो कॉम्बिनेशन कैसा बैठते हुए आपको दिख रहा देखिए, रोहित शर्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन है, पर उनका T20 वर्ल्ड कप बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। रादर देन आप 2007 वर्ल्ड कप को छोड़ दें T20, तो उसके बाद रोहित शर्मा कभी भी उतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए T20 वर्ल्ड कप में, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। उनके पास सब कुछ है, पर उन्होंने परफॉर्म T20 वर्ल्ड कप्स में नहीं किया है, बायलैटरल टूर्नामेंट्स में किया। विराट कोहली हमेशा से T20 वर्ल्ड कप्स में अपना गेम को अलग लेवल पर ले गए हैं। तो रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशन होगा, ये जानते हुए कि रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया, उनको कैप्टन बनाया, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर उन पे होगा कि T20s में और आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि आज तक मुझे जितना, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा ने कभी ऑरेंज कैप जीता है। है? तो रोहित शर्मा ने आईपीएल भी कभी अच्छा उतना नहीं किया है, और T20 क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप्स में उतना अच्छा नहीं किया है, तो वो प्रेशर होगा। और अभी जो उनका माइंडसेट है वो बिल्कुल सही है कि मतलब उनको वो माइलस्टोन वगैरह से मतलब नहीं है। वो 20, 30, 40 बनाएंगे और वो टीम को मोमेंटम देंगे, और फिर अगर बड़ी पारियां खेलनी है तो विराट कोहली तो है ही टीम, तो वो दो दो चीज मैनेज हो जाएगा। तो वो ठीक है। और जसप्रीत बुमराह के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो बंदा शायद इस टाइम पर सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है अक्रॉस फॉर्मेट्स ऑल ओवर। इफ यू टॉक अबाउट एनी टीम इन द वर्ल्ड, ही हैज टू बी द बेस्ट प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बुमराह का नाम ही काफी है, आपको ज्यादा स्टैट्स
घुसने की जरूरत नहीं, वो माइंडसेट ही आपको दिख जाता है कि कितना डिपेंडेंट है कोई भी टीम बुमराह पे। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग डिस्कस करें तो कलकत्ता नाइट राइडर्स, क्या गंभीर का इतना ज्यादा असर कलकत्ता पे दिख रहा है कि लास्ट मैच वो एक हारी है बस चेन्नई से, उसके पहले तो 3 में 3 जीत था। लेकिन गंभीर धोनी के सामने हमेशा पीछे ही रहते हुए अभी अभी तो देखने को मिला, लेकिन हिस्ट्री ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन तब भी अभी चेन्नई के सामने कलकत्ता का वो बाजी ना चलना, कैम इनका सुनील नरीन का वो चलना, लेकिन टीम को उतना ज्यादा वो मोमेंटम ना प्रोवाइड कर पाना, फिर टीम का लैग होना, तो क्या कलकत्ता नाइट राइडर्स को कुछ वरी होना चाहिए पिछले हार के बाद, या अभी वो सही पोजीशन में है, अभी नेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए एंड दे शुडंट वरी मच? देखिए कोलकाता, देर इज वेरी लेस टू वरी अबाउट, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अभी तक ठीक किया है। पिछला मैच एक खराब मैच इतने बड़े टूर्नामेंट्स में देयर आर चांसेस ऑफ हैपनिंग, मतलब एक दो मैच आपके खराब हो सकते हैं, मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टीमें यहाँ पे चार चार मैच हार जा रही हैं, यहाँ पे तो टीम ने एक ही मैच हारा है, तो इतना आपको देना पड़ेगा। और जहां तक बात है वरी वरी की, मुझे लगता है कि शायद सुनील नरीन को ओपनिंग करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मैं शुरू से ही, मतलब मेरा थोड़ा सा व्यू पॉइंट अलग है कि सुनील नरीन को आप ओपनिंग करा रहे हैं, ठीक है, वो रन बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन सुनील नरीन को ओपनिंग कराने के चलते आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जा रहा है। आप मतलब सबको डिजायर्ड पोजीशंस पे नहीं भेज पा रहे। शायद वेंकटेश अय्यर का नंबर 5 नहीं हो सकता। वेंकटेश अय्यर उस तरीके का प्लेयर है, वो जरूर सकते हैं 5 पर, और वो चाहेंगे कि उनको ज्यादा बॉल्स मिले ऊपर में, और वो बड़ी पारियां भी खेल सकते हैं। तो आप उनको उस नंबर पे यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि नरीन आपका ओपनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप रघुवंशी को भेज रहे हो, उसके बाद आप बीच में फिर इधर उधर कर रहे हो, अय्यर को भी नीचे हो, अय्यर का भी पोजीशन। तो जब जब तक सब कुछ ठीक चल रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर के चलते इनको दिक्कत आ सकती है तो आ सकती है, नहीं तो फिर वहां पे प्लानिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। बॉलिंग अटैक इनका ठीक चल रहा है। और स्पिनर्स में आई थिंक नरीन वो नरीन नहीं है जो पहले हुआ करते थे, वो एक वरी हो सकता है लेटर ऑन। तो ये सब चीजों पे इनको ध्यान देना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ है इनको वरी करने के लिए। रसल का फॉर्म क्रूशल होगा आगे चल के भी, रिंकू सिंह कैसा खेलते हैं, पर रिंकू सिंह को भी आपको देखना पड़ेगा कि बहुत नीचे तो नहीं हो जा रहे रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह को आप सिर्फ एज अ फिनिशर मत काउंट करिए। उनके पास प्योर क्लास भी है। वो अगर आपको स्ट्राइक रोटेट वगैरह करना है, अगर विकेट्स गिर गई है, थोड़ा इनिंग्स को एक तरफ से संभालना है, तो वो भी कर सकते हैं। ये चीज कतई ना सोचे टीम, कोई भी टीम हो, इंडियन टीम हो चाहे केकेआर हो, कि वो सिर्फ हिटर है और फिनिश कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज भी देखना पड़ेगा। कलकत्ता की तरफ से वही रघुवंशी और नरीन को ऊपर कर देना, टॉप ऑर्डर में रखना, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मेरे तरफ से दिख रहा है कि वेंकटेश अय्यर का फुल आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूज वो नहीं कर फार पाए। बेटर प्लेयर है। प्लस उनका बैक फायर कर जा रहा है रिंकू सिंह पे, क्योंकि रिंकू सिंह को वो टाइम नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ मारने चल जा रहा है। पिछला मैच भी टाइम मिला, लेकिन वो अटैकिंग खेल नहीं पा रहे हैं, एंड कहीं रिंकू सिंह इसके कारण और पीछे ना हो जाए, क्योंकि इंडियन टीम के लिए देखा जाए तो रिंकू सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि उन्हीं पे फिनिशिंग का दारोमदार आएगा जो कि वर्ल्ड कप के लिए। तो रिंकू सिंह का फॉर्म में रहना जरूरी है, जिसके कारण क्या इन दोनों को नीचे अब क्या सोचती है, अब किस तरह से जाएगी केकेआर, वो तो अब मैचेस आगे वाले मैचेस में देखा जाएगा। लेकिन केकेआर की तरफ से एक बुरी खबर ये थी कि हर्षित राणा जो उनके अच्छे बॉलर थे, उनका इंजर्ड हो जाना, पिछले मैच में अवेलेबल ना रहना। लेकिन उनके लिए फिर वहीं पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वैभव अरोड़ा के लिए आ गया, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है पिछले 2 मैचेस में। तो अब किस तरह से बैलेंस करती है कलकत्ता इन 2 प्लेयर्स को, वो देखने वाली बात होगी। अब आगे बढ़ा जाए तो चेन्नई की तरफ से अपना हमने अपना बेस्ट मोमेंट शेयर करना था ना, तो बेस्ट मोमेंट्स हम शेयर कर ही देते हैं। बेस्ट मोमेंट लगा जो जडेजा हमें टीज कर रहे थे आगे निकल के कि जडेजा हम जा रहे बैटिंग करने, उसका जस्ट वो रिटर्न होके रिटर्न चल गया और धोनी का वहां एंट्री, तो जो लाउड नॉइज हमें हर बार एंट्री पे दिखता है, फिर चेपॉक में तो धोनी का राज ही चलता है, तो वो वहां पे वो मोमेंट बेस्ट मोमेंट मेरा था अभी इस हफ्ता का। और अगर बात किया जाए उनकी तरफ से तो दे आर गोइंग ग्रेट। 2 मैच बीच में उन्होंने हारा जरूर, लेकिन कल हमें फिर से देखने को मिला कि चेन्नई किस बेहतरीन पोजीशन से किस तरह से अपनी टीम को कैरी फॉरवर्ड करती है। क्या हमें धोनी और ऋतुराज का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हाउ इज इट वर्किंग फॉर चेन्नई, और क्या क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है चेन्नई का? आई थिंक चेन्नई का तो हमेशा से ही मतलब फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट तो हमेशा ही उनका अच्छा रहता है, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता कब क्या हो जाता है क्रिकेट में। पर अभी तक ठीक ही दिख रहा है, ऋतुराज अच्छी तरीके से कैप्टनसी कर रहे हैं, पर वही फिर क्वेश्चन मार्क है कि अभी तो धोनी है ही वहां पर। देखना पड़ेगा जब धोनी नहीं होंगे।
तब बेटर टेस्ट हो पाएगा ऋतुराज का। तो अब वो चीजें तो फ्यूचर में पता चली जाएंगी। पर चेन्नई के लिए अभी सब कुछ ठीक जा रहा है। 2 मैचेस उन्होंने हारे थे और फिर एक स्लो विकेट मिला जो उनके स्पिनर्स को सूट किया और रिजल्ट्स आपको देखने को मिला। तो शायद गोइंग फॉरवर्ड चेन्नई का स्ट्रेटेजी भी हो सकता है कि थोड़े स्लो पिचेस बनाएंगे होम ग्राउंड पर और उसका एडवांटेज लेंगे, क्योंकि हमेशा से उनका स्ट्रेंथ वही रहा है कि वो थोड़े स्लो पिचेस पे उनके पास बॉलर्स उस तरीके के रहते हैं जो मतलब डिलीवर कर पाए, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक आप अगर मुस्तफिजुर और पथिराना को हटा दे तो उनका बॉलिंग अटैक कोई बहुत स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है नहीं। तो उनको पिच से चाहिए होगा। अगर पथिराना खेल रहा है, मुस्तफिजुर खेल रहा है, फिर वो अटैक बहुत अच्छा दिखता है। पर ऐसे में वो उनकी कमजोरियां हैं जो आपको दिखी थी पिछले मैच में भी। तो चेन्नई के लिए मुझे लगता है कि बैटिंग तो सॉर्टेड है, पर सचिन रविंद्र के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज करना पड़ेगा, पर देखना पड़ेगा कि वो मतलब पहले 2-3 इनिंग्स के बाद से उनका रन नहीं आ रहा है और एक ही तरीके से आउट हो रहा है, तो शायद उनको बेटर आना पड़ेगा। और ऋतुराज को मे भी थोड़ा सा क्विक ऑफ द ब्लॉक्स, मैं पिछले मैच की बात नहीं कर रहा क्योंकि पिछले मैच तो सिचुएशन ही वो डिमांड करता। तो यही है बस, और कुछ मुझे नहीं लगता। चेन्नई का तो बात आपका सही है। वहां पे बड़ी साइन बस यही है कि दीपक चहर पिछले मैच इंजर्ड थे, तो जिसके कारण वो आ नहीं पाए, तो मे बी फिट हो जाए नेक्स्ट मैच के लिए। फिर तुषार देशपांडे, विकेट्स उनका हर मैच रहता ही है, तो इस बार विकेट्स हमें देखने को मिला। पथिराना का इंजरी, कहीं इंजरी के कारण वो रियल टीम ना हो जाए, तो बस ये एक मेजर कंसर्न है। अब आगे बढ़ा जाए, एलएसजी के बारे में बात करते हैं, तो केएल राहुल शो। तो केएल राहुल तो पिछले बार चल ही नहीं रहा है इस शो में। अभी तो केएल राहुल फ्लॉप ही इस शो में दिख रहे हैं, लेकिन तब भी किस तरह से 160 पार करती है एलएसजी, सीधा बॉलर बोलते हैं यस विन, आप जीत गए मैच। 13 में से 13 मैच जब से उन्होंने एलएसजी ने आईपीएल में एंट्री किया है कि 160 से पार बनाइए, बॉलर उनके डिफेंड करके चल जा रहे हैं। कितना फॉर्मिडेबल उनका एलएसजी का बॉलिंग लाइनअप है, वो हमें इसी चीज से पता ही चल रहा है। कुछ हाइलाइट्स एलएसजी की तरफ से जो आपको इस हफ्ते लगा, जो आपको लगता है कि उनके लिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है? एक एडवांटेज तो मैं सबसे पहले कहूंगा जो सभी कह रहे होंगे, शायद मयंक यादव उनको एक सेंसेशन मिल गया। और डिसएडवांटेज भी मयंक यादव ही है जो मतलब गलत टाइम पे साइड स्ट्रेन हो गया। तो ये चीज उनको शायद उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी वापस आए। यश ठाकुर का फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है, पिछले मैच में 5 विकेट लिया उन्होंने, तो वो भी एक अच्छा साइन है उनके लिए। और स्टोइनिस थोड़ा फॉर्म में आते हुए देखे, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी दिक्कत था, वो एक अच्छा साइन है कि स्टोइन भले ही उतने स्पीड में रन नहीं आए उनके, उतने उस पेस पर नहीं आए, पर एक 50 आपको कॉन्फिडेंस देता ही है, तो वो कॉन्फिडेंस देगा। निकलस पूरन अपने दिन पर क्या कर सकते हो बताने की जरूरत नहीं है। एक वरिंग साइन वही होगा, केएल राहुल पता नहीं, उनके बारे में तो मुझे समझ में ही नहीं आता। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये केएल राहुल पहले मैच में विकेट कीपिंग करते हैं जब हमें कहा गया था कि वो नहीं करेंगे, और वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, फिर वो ओपनिंग करते हैं, और फिर उसके बाद एक मैच में वो अपने आप को इम्पैक्ट प्लेयर बनाते हैं, फिर नेक्स्ट मैच में वो बैटिंग भी करते हैं विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि मतलब उनको टीम मैनेजमेंट ने बोला है कि तू विकेट कीपिंग कर, तुमको दिखा के हम लोग ले आएंगे एज अ सेकेंड विकेट कीपिंग ऑप्शन। अब क्या सोच है, क्योंकि अब एक तो ज्यादा चांस दिख रहा है कि उनमें या ईशान किशन में कोई एक हमें जाते हुए दिखेगा आपका वर्ल्ड कप में। मे बी संजू सैमसन भी उस रेस में आ जाए कि वो बैकअप विकेट कीपर की तरह जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट नीचे जितेश, ऋषभ पंत और इनमें से ही जो फर्स्ट फ्रंट विकेट कीपर रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा। अब केएल राहुल का क्या मूड है, अब कुछ नहीं बोला जा सकता उनके बारे में। कुछ भी आप कमेंट करो, नेक्स्ट मैच में पता चला एकदम उल्टा ही करना, तो अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए जीटी की तरफ से। जीटी, ऐसे एलएसजी पे हम लोग बात कर ही रहे, तो मयंक यादव का वो मिस होना, लेकिन बड़े नाम ना होने के बावजूद एलएसजी का इतना फायर में एंट्री करना, पिछले 2 सीरीज में, सीजन में सेमीफाइनल तक जाना, और इस बार भी अच्छा क्रिकेट खेलते हुए, तो वो एक अच्छी खबर है एलएसजी के लिए। उनका टीम मैनेजमेंट इस तरह से पूरे टीम को हैंडल कर रहा है, वो एकजुटता हमें फील्ड में ही देखने को मिल रही है कि वो वन एज अ वन हमने खेलते हुए दिख रहे हैं। तो वो एलएसजी के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं अब जीटी की तरफ बढ़ा जाए, तो हमें शुभमन गिल पे पहले मैचेस में उन्होंने अच्छी कप्तानी की, हमें दिखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टीम अब समझने लगे हैं कि शायद लास्ट 3 में से 3 मैच हारे उन्होंने, राइट, 5 में से 2 ही जीत है अभी तक जीटी का। तो अब किस तरह उनका कैंपेन दिख रहा है, और कौन प्लेयर उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चलते हुए? देखिए उनके लिए सबसे हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी हमने ये बात किया था कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर उनका कैप्टन ही है। शुभमन गिल पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। शुभमन गिल ने पास्ट में पिछले आईपीएल में क्या किया वो दुनिया ने देखा। तो अगर उस तरीके के परफॉर्मेंसेस वो लाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गया, अब मिलर भी नहीं है उस टीम, तो डिपेंडेंसी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया, और आपके ऊपर ये भी शायद प्रेशर है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा।
तो शायद उसके लिए आपको कोई कोई मैचेस में आपको शायद अगर वो थोड़े स्लो दिखें तो आपको उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बैटिंग में है ही नहीं कुछ। केन विलियमसन को ले आए हैं आप, पर केन विलियमसन से आप उस पेस पर उम्मीद नहीं करेंगे कि वो जो मिलर खेल पाएंगे या फिर रसल खेल पाएंगे, उस तरीके की पारियां आप नहीं उम्मीद करेंगे। तो वो भी दिक्कत है। उनकी बॉलिंग ही उनका स्ट्रेंथ है, और बॉलिंग को ही करना पड़ेगा मोर ऑफन देन नॉट, नहीं तो वो मैचेस में उनको दिक्कत आएगी। तो अब मे बी उनका शाहरुख खान को उन्होंने एंट्री करवा दे, मे बी वो वहां पे काम कर जाए, क्योंकि उनके पीछे में बैट्समैन भी उतने ज्यादा नहीं दिख रहे, बॉलर में ही स्ट्रेंथ है अब। लेकिन उनका ये पॉजिटिव साइन ये था कि उमेश यादव ने अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली शुरुआत में, और उनका जो बैकएंड का प्रॉब्लम है वो नालकंटे कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो वो दोनों मिला के एक बॉलर कंप्लीट कर पा रही है जीटी, जो कि उन्हें आगे बढ़ाने में वो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। वही अब लास्ट टीम जो हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया, राजस्थान रॉयल्स, अगर उनके बारे में डिस्कस देखा जाए तो फॉर्म में टॉप ऑर्डर का बटलर का फॉर्म में आना बहुत अच्छी खबर उनके लिए। नीचे पड़ाग उनका आप बोला जाए तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल जो दिख रहे हैं, जो पांचों मैच में यही टाइप का दिखे चारों मैच में, नहीं तो इसके अलावा जितने आपको टिक बॉक्सेस चाहिए थे, जो भी टिक्स चाहिए था वो मिल गए हैं, क्योंकि और आप राजस्थान में कुछ गैप्स अगर आप कुछ दिख रहा हो या कहीं उन्हें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, कोई है वैसा पॉइंट, या राजस्थान सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल ठीक हो जाए तो बाकी सब राजस्थान के लिए बल्ले बल्ले। देखिए, राजस्थान के लिए सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यशस्वी के अलावा, पर उनका एक मतलब कंसर्न नहीं बोलूंगा मैं, पर एक चीज उनके माइंड में हो सकता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो बहुत छोटा दिखता है। अगर किसी दिन वो 4 या 5 प्लेयर ऊपर के आउट हो गया ना, तो उनके पास नीचे में कोई ऐसा रसल टाइप का प्लेयर नहीं है जो मतलब आपको अपने दिन पे मैच जिता दे। वो मतलब हेवीली डिपेंडेंट होंगे टॉप ऑर्डर पे, और शायद रियान पराग का सीजन मतलब अनएक्सपेक्टेड आ गया है बोल के उन पर, और सिमरन हेटमायर पे भी होंगे, पर सिमरन हेटमायर से मतलब आप ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते कि हारा हुआ मैच जिता दे। वो मतलब एक ब्रिलियंस दे सकते हैं नीचे में फिनिश टाइप का। तो उस तरीके से आपके पास नीचे में उस तरीके का ऑप्शन अभी नहीं है, जो आपको बड़े मैचेस में शायद जरूरत पड़े, और कोई वरी मुझे नहीं दिखता। बैटिंग लाइनअप में यशस्वी जायसवाल तो ही, लेकिन वो बैटिंग लाइनअप को बड़ा करने के लिए अश्विन का एंट्री ऊपर करवाना, 2 मैचेस में उनका ऊपर पांचवें नंबर पे वो खेलने आए, तो उस तरह से वो एलोंगेट कर दे रहे बैटिंग लाइनअप को। उसके अलावा बॉलिंग लाइनअप तो उनका बहुत ही ज्यादा बॉलिंग में तो मतलब कोई दिक्कत बेस्ट, ही नहीं है। 5 बॉलर उनका टॉप क्लास, पांचों इंटरनेशनल बॉलर्स, बॉलिंग में तो कोई वैसा बैक बैक लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मतलब अगर आपसे मैच के पहले आपको पता नहीं होगा कि विराट कोहली का 100 आने वाला है, बटलर का 100 आने वाला है, और मैच के पहले मैं आपसे पूछता कि अगर विराट कोहली भी 100 मारेंगे और बटलर भी 100 मारेंगे, तो कौन सा 100 को आप ज्यादा बेटर बोलोगे? बॉल्स की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बॉलिंग क्वालिटी के हिसाब से। बॉलिंग क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो विराट कोहली का 100 ज्यादा बेटर बोलेंगे, क्योंकि उनका पांचों राजस्थान का बॉलिंग तो जिस लेवल का है, तो विराट कोहली एग्जैक्टली बोलेंगे। exactly. लेकिन मैच विनर तो आपका जो मैच जीता है वो मैच विनर उस दिन के लिए, और वही अच्छा प्लेयर वो जॉश बटलर ने करके बताया। तो इस तरह से हमने 10 टीम के बारे में डिस्कस कर लिया। आज राजस्थान और जीटी का मैच है, उसको जाके एंजॉय कीजिए, एंड अपने फेवरेट मोमेंट सिद्धार्थ जस्ट जाते हुए अपना फेवरेट मोमेंट शेयर कीजिए। फेवरेट मोमेंट्स, मेरा वन ऑफ द मोमेंट्स आपका जो आपने जो कहा बिल्कुल सही, कि वो जडेजा टीज करने के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, धोनी आते हैं, वो एक हो गया। और दूसरा मुझे विराट कोहली डिड अश्विन टू अश्विन, वो जो बॉल को छोड़ते हैं वो मतलब वाइट के लिए, वो मुझे थोड़ा, और विराट कोहली मजे कर रहे हैं ग्राउंड में, अलग अलग तरीके के इशारे दिखा रहे हैं, विराट यूजी कोहली